अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अब्दुल कादर और नाज़रीन आज आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं ऐसी लड़की की कहानी लेकर जिसे क्यूबा की मलका कहा जाता है, जिसने 16 बरस तक अमेरिका जैसे सुपर पावर मुल्क की इंतहाई हसास मालूमात क्यूबा तक पहुंचाई। और नाज़रीन इस वीडियो में हम ये भी जानेंगे जो सफर उसने ज़माने तालिब इल्मी से लेकर जासूसी तक तय किया। और नाज़रीन जानेंगे उसका नजरिया क्या था और उसने अमेरिका जैसे सुपर पावर मुल्क को क्या क्या नुकसान पहुंचाया। चलो तो वीडियो का स्टार्ट करते हैं। पोर्टो रैगन वालदैन की बेटी, जिन्हें द क्वीन ऑफ क्यूबा यानी क्यूबा की मलका जिसे नाम से याद किया करते थे, और अमली तौर पर हवाना में खुफिया इदारों की तरफ से भी उन्हें यही नाम दिया जाता था, जिसका असल नेम एना है। वो 1957 में जर्मनी में कायम एक अमेरिकी फौजी अड्डे पर पैदा हुई, जहाँ उनके वालिद डॉक्टर के तौर पर काम करते थे। उसके बाद ये खानदान कनसास, आयोवा और आखिरकार मैरीलैंड मुंतकिल हो गया, जहाँ से एना ने ए ग्रेड के साथ हाई स्कूल मुकम्मल किया। यूनिवर्सिटी ऑफ वर्जीनिया में इंटरनेशनल रिलेशन में डिग्री हासिल करने के दौरान उन्होंने 1977 में स्पेन का दौरा किया, जहां उनकी मुलाकात अर्जेंटाइन के लेफ्टिनेंट के एक तालिब इल्म से हुई। बैचलर की डिग्री हासिल करने के बाद मोंटेस पोर्टो रिको मुंतकिल हो गए, जहां वो नौकरी हासिल करने में नाकाम रही, लेकिन बाला आखिर जल्द ही उन्होंने वाशिंगटन डीसी में महकमा इंसाफ में मुलाजमत की पेशकश कबूल कर ली। वहाँ काम करते हुए उन्होंने जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ एडवांस्ड इंटरनेशनल स्टडीज में मास्टर की डिग्री हासिल करने का फैसला किया, जहां क्यूबा के जासूसी के नेटवर्क ने उनकी सलाहियतों को दरियाफ्त किया और उन्हें भर्ती करने का फैसला किया। और इस तरह मोंटेस को क्यूबा के जासूस के तौर पर भर्ती किया गया, जहां से उन्होंने बाकायदा तौर पर अपने कैरियर का आगाज किया। और नाज़रीन मोंटेस का नजरिया क्या था? उसका नजरिया उस वक्त सामने आया जब 2002 में मोंटेस को अदालत के सामने पेश किया गया, तो उन्होंने कहा, मुझे यकीन है कि क्यूबा के मुतल्लिक हमारी हुकूमत की पॉलिसी सालमाना, गैर मुनसिफाना और बहुत ज्यादा गैर दोस्ताना है, और मैंने इखलाकी तौर पर खुद को इसका पाबंद पाया कि मैं इस जजीरे की मदद करूं ताकि वो हमारे इक़्तिदार और हमारे सियासी निज़ाम को मुसल्लत करने की हमारी कोशिशों से अपना दिफा कर सके। उसके बाद बात करते हैं कि वो कैसे काम करती। राज अफशा होने से बचने के लिए मोंटेस ने जासूसी के सबसे महफूज आलात में से एक इस्तेमाल किया, यानी उन्होंने अपनी याददाश्त पर भरोसा किया। घंटों घंटों वो अपने मेज पर बैठकर उन खुफिया मालूमात को पढ़ती और हिफज कर लेती, जिसे वो हवाना की दिलचस्पी का बात समझती। बाद में उसे वो रात के वक्त में लैपटॉप पर नकल करती और आखिरकार उन्हें फ्लॉपी डिस्को पर मुंतकिल करती, जिसके बाद उन्हें क्यूबा पहुंचा देती। इस तरह उन्हें कभी भी दफ्तर से कोई कागजात ले जाने की जरूरत नहीं पड़ी। हर मंगल, जुमेरात और शनिचर को मोंटेस नाम निहाद नंबर स्टेशनों में से एक को सुनने के लिए शॉर्ट वेव रेडियो का इस्तेमाल करती है। ये एक ऐसा रेडियो स्टेशन था जिसमें से रात के 9 और 10 बजे के दरमियान एक आवाज इस किस्म की बातें करती थी, अटेंशन अटेंशन 3145। इन नंबरों को एक कोड शीट के लिए समझना होता था जो क्यूबा के लोगों ने उन्हें दिया था, और ये एक ऐसे कागज पर बनाया जाता था जो पानी में आसानी से तहलील हो जाए, ताकि हंगामी सूरत हाल में इस कागज को टॉयलेट में फेंक कर शवाहिद गायब कर दिया जाए। वो इस तरह से अपनी हदायत हासिल करती थी। ताहम इकट्ठा की गई मालूमात फराहम करते वक्त वो दिन की रोशनी में अपने क्यूबन राब्ते के साथ लंच पर जाती। फौरी मामलात के लिए मोंटेस अवामी फोन बुथ से अपने क्यूबा के राब्तों के पिजर या पिजर नंबरों पर कॉल कर इनके पास उन्हें खबरदार करने के लिए एक कोड था कि वो खतरे में है, और दूसरा कोड उन्हें ये बताने के लिए था कि उन्हें उनसे मिलने की जरूरत है। वाशिंगटन और हवाना में उसकी कामयाबियां। 1985 में मोंटेस ने खुफिया तौर पर क्यूबा का अपना पहला सफर किया। इसके बाद उन्होंने इस तरह के कई दौरे किए। बाद में वो दूसरों को भी ले जाने लगी, जिनमें से कुछ के अखराजात तो अमेरिकन गवर्नमेंट खुद अदा करती थी। इस दौरान वो दिन में जजीरे पर अमेरिकी इंटरसिस्ट सेक्शन के अहलकारों के साथ मुलाकातें करती और रात के वक्त क्यूबा के बॉस से मुलाकातें होती। बज़ाहिर ये क्यूबा वाले ही थे जिन्होंने उन्हें TIA में काम करने के लिए दरखास्त देने की तरगीब दी, ताकि इनके बढ़ते हुए कैरियर से ज्यादा फायदा उठाया जा सके। और इसके अलावा मोंटेस की जिंदगी में मुतनाज़ा तरीन वाक़या उस वक्त पेश आया जब फरवरी 1996 में क्यूबा के जंगी त्यारों ने हरमानस अल रेस्किट नामी तंजीम से ताल्लुक रखने वाले 2 त्यारे मार गए। ये त्यारे क्यूबा के जजीरे से राफ्टिस पर फरार होने वाले क्यूबा के बाशिंदों की मदद के लिए वक़्फ थे, और इसके नतीजे में 4 अफराद अपनी जान से गए। उस वक्त मोंटेस इस बहरान के सिलसिले में अमेरिकन गवर्नमेंट की रिस्पॉन्स टीम में शरीक, और इसके साथ वो क्यूबा की हुकूमत के साथ ताउन करने में बहुत
सरगर्म थी और उससे अगली रात पेंटागन से वापस आने के बाद उन्होंने क्यूबा के लोगों से मुलाकात की और उन्हें बताया कि हम किस तरह से काम कर रहे हैं, और वो उनसे हर रात मिलती रही जब तक उन्होंने 4 अमेरिकन शहरियों को हलाक नहीं कर दिया। जहाँ ये लोग गवर्नमेंट और इंटेलिजेंस सर्विसेज के थे जिन्होंने इसे इंजाम देने में मदद की, और उन्हें ये बताकर उनके साथ तावन किया कि अमेरिका का इस पर कैसा रद्द अमल होगा, और ये खौफनाक था। हैरत अंगेज तौर पर गिरफ्तारी से पहले मॉन्टेस की तरक्की एक ऐसे ओहदे पर होने वाली थी जहाँ से वो अमेरिका को बहुत ज्यादा नुकसान पहुँचा सकी, क्योंकि उन्हें अफगानिस्तान में जंग के लिए अमेरिकन फौजी मंसूबों तक रसाई हासिल होने वाली थी। कुछ तजियाकारों के मुताबिक इसके बाद क्यूबा की गवर्नमेंट को बहुत कीमती मालूमात फराहम होती जो वो तालिबान या अफगान गवर्नमेंट को फराहम कर सकी थी। ऐसा होने से जिस चीज ने रोका वो ये था उस वक्त मॉन्टेस के खिलाफ तहकीकात 11 माह से जारी थी, और 11 सितंबर के हमलों के बाद बड़े खतरात से बचने के लिए उनकी गिरफ्तारी में तेजी लाने का फैसला किया गया। एक बार हिरासत में लिए जाने के बाद 21 सितंबर 2001 को मॉन्टेस ने अमेरिकन हुकाम के साथ एक मुआहदे पर बातचीत की जिसमें वो तफ्तीशकारों के साथ इस शर्त पर मुकम्मल तावन करने के लिए तैयार थी कि उन्हें 25 ईयर से ज्यादा कैद की सजा नहीं दी जाएगी। इस मुकम्मल तावन के नतीजे में पूछगछ का एक सिलसिला शुरू हुआ जिसमें मॉन्टेस ने FBI को मतलूबा तमाम तफसीलात हासिल करने के साथ साथ 7 माह तफसीलात हासिल करने के लिए 7 माह तक हफ्ते में 2 या 3 बार मॉन्टेस से पूछगछ करते रहे, और इसी दौरान उसे 10 खुसूसी अवार्ड भी दिए गए जिनमें से नेशनल इंटेलिजेंस सर्टिफिकेट ऑफ डिस्टिंक्शन भी शामिल था। ये अवार्ड इस शोबे का तीसरा सबसे बड़ा एजाज है जो उसे 1997 में CIA के उस वक्त के डायरेक्टर जॉर्ज टेंट ने पेश किया था। और नाज़रीन, जैसा कि मुआहदे के मुताबिक उसे 25 साल की कैद हुई और वो अपनी 25 साल कैद गुजारने के बाद गुज़श्ता दिनों 7 जनवरी 2023 को रिहा हो गए। और नाज़रीन, आपको ये हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार करें, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। शुक्रिया।